सो लास्ट वीडियो में हमने समझा हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, जिसमें मनी इनकम की भी बात हुई थी। अब हम फोर्थ टॉपिक के लिए मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में दे दिया है। ग्रोथ, एग्जैक्टली हम लोग क्या बोल रहे हैं ग्रोथ के बारे में, हम क्यों ग्रोथ भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो मैंने वो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के बेसिस पे भी समझाया। Society not like to use scarce resources for current consumption only. ग्रोथ कैसे होगा, मैंने पिछले वीडियोस में फर्स्ट आई गेस वीडियो है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम कैपिटल में चेंज लाते हैं, चेंज इन कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट। प्लीज आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इन्वेस्टमेंट वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाए। चेंज इन कैपिटल में क्या बात कर रहे हो वो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वो ग्रोथ कब होगा, ग्रोथ तब होगा जब ये इन्वेस्टमेंट होगा, जब हम चेंज लाएंगे। चेंज किसके बेसिस पे होगा, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या जरूरी है कि आप करंट कंजम्पशन को थोड़ा कम कर दें। तो सोसाइटी जो है, सोसाइटी अपना स्केर्स रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज नहीं करना चाहिए करंट कंजम्पशन के लिए। ये वही बात हो गई जो 1000 रुपए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था। आप 1000 रुपए पूरे के पूरे अगर महीने के लिए आपको 1000 रुपए दिए गए हैं तो पूरा का पूरा 1000 रुपया आप पहले दिन पे खर्च नहीं कर दोगे। तो करंट कंजम्पशन के लिए आप स्केर्स रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज नहीं करोगे। अगर आप यूज कर देते हो तो क्या होगा, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, राइट। इफ अगर आप समझो पूरा यूटिलाइज कर देते हो तो क्या होगा, हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। So if all used मतलब पूरा का पूरा आपने जो पैसे हैं वो खर्च कर दिए हैं, यानी करंट कंजम्पशन पे स्केर्स रिसोर्सेज सारा का सारा यूटिलाइज कर दिया है, तो क्या होगा, तो ये चीज होगा कि नो प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको स्केर्स रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। रिसोर्सेज जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बचेंगे ही नहीं। 1000 रुपए पहले दिन पे खर्च कर दिए तो आगे के लिए क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। अगर प्रोविजन नहीं है, स्केर्स रिसोर्सेज का प्रोविजन नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर क्या होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी would not increase in future। अच्छा, ये क्यों होगा, देखिए अगर इन्वेस्टमेंट मैं उतने का उतना ही रख रही हूँ, मैंने एग्जांपल दिया था अवन का। अगर मेरे पास 3 अवन ऑलरेडी हैं, मैं 3 के 3 अवन को ही कंटिन्यूसली चलाती रह रही हूँ, तो मेरा प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगा ही नहीं। वो 3 अवन जितने 20 पिज्जा समझो बना पा रहे थे या 20 केक बना पा रहे थे, तो वो 20 के 20 ही केक बनाएंगे। मुझे अगर केक बनाने का या पिज्जा और बढ़ाना है कि मैं 20 से अभी 50 पिज्जा बनाऊं पूरे दिन में, तो मुझे अवन बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी। अगर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, हम रिसोर्सेज यूज ही नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जब रिसोर्सेज है ही नहीं, हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज ही नहीं कर रहे, उसको सिर्फ 3 पे ही खर्चा कर रहे हैं, तो फिर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी ही नहीं। और जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं तब इनकम नहीं बढ़ेगा। इनकम एंड इवन मैंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वुड बी सेम, वो भी नहीं बढ़ेगा, वो भी सेम रहेगा। अब एक चीज समझ लीजिए कि हम जो रिसोर्सेज, ये पॉइंट जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी वुड नॉट इंक्रीज। आप बोलोगे कि ठीक है 3 अवन तो है ना, 3 अवन में पूरा दिन बैठ के भी हम 20 से एटलीस्ट 25 पिज्जा या केक बना सकते हैं, पर वो तभी जब अवन अच्छे से काम करता रहेगा। विद टाइम आपका वो जो 3 अवन है वो भी थोड़ा बहुत खराब होने लगेगा। जितना पहले दिन पे अवन अच्छे से काम कर रहा था वो 2 साल के बाद अच्छे से काम नहीं करेगा।
राइट। तो उसको डेप्रिशिएट होना कहते हैं। डेप्रिसिएशन वर्ड जहाँ पे इकोनॉमिक्स में यूज होता है उसका मतलब क्या है? डेप्रिशिएट होना मतलब मशीन का वेयर आउट होना, वेयर एंड टेयर मतलब उसका खराब होना। अब जब आपका अवन खराब हो जाएगा तो आप क्या करोगे? उस पर खर्चा करोगे, राइट। तो वो खर्चा जो होता है वो डेप्रिसिएशन रेट है, डेप्रिसिएशन अमाउंट कहते हैं। तो आपका डेप्रिसिएट होता जाएगा। जो पहले दिन पे वो 20 पिज्जा बना पा रहा था वो आज 2 साल के बाद उतना अच्छे से नहीं बना पाएगा, शायद ज्यादा टाइम रखना पड़ेगा क्योंकि मशीन खराब हो गई है। ज्यादा टाइम रखने की वजह से 20 की जगह पर अब सिर्फ 15 बन रहे हैं। तो वो डेप्रिशिएट होता है। जो अवेलेबल मशीन है वो डेप्रिशिएट हो रही है। वैराज आप दूसरा नया मशीन ला नहीं रहे हो तो क्या होगा? आपका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगा ही नहीं। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे एक तो चीज है आप स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ा नहीं रहे हो और दूसरी चीज आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो ड्यू टू डेप्रिसिएशन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स यूज फॉर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स इन अ पीरियड, उस वजह से आपका प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी नहीं बढ़ेगा। वो उल्टा कम भी हो सकता है या उतना ही सेम रह सकता है। एक ओल्ड चाइनीज सेइंग है जो बुक में अवेलेबल है, बुक में सेंटेंस है, he who cannot see beyond the dawn will have much good wine to drink at the noon. Meaning, अगर वो ये नहीं देख पा रहा है, डॉन क्या होता है? डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना उसको डॉन कहते हैं। तो जो अर्ली मॉर्निंग के टाइम के बाद अगर वो देख नहीं पा रहा है कि मेरे पास पूरा दिन है, अगले दिन है, कल परसों है, वो भी दिन आएंगे, वो सिर्फ अभी के बारे में सोच रहा है, तो उसके पास इनफ वाइन है दोपहर तक पीने के लिए, ठीक है। नून, वाइन टू ड्रिंक एट नून, दोपहर तक पीने के लिए उसके पास वाइन है। मच ग्रीन वाइन टू क्योर हिज हेडेक एट डस्क, मतलब डस्क मतलब शाम होती है, इवनिंग का टाइम। सो अगर उसने नून तक वाइन पिया है, रेड वाइन, तो ही नीड्स समथिंग कि वो दोपहर को और शाम को जब उसको हेडेक होगा हैंगओवर की वजह से, ही नीड्स समथिंग टू रिड्यूस द हेडेक। तो क्योर करने के लिए ही ऑल्सो हैज ग्रीन वाइन। ग्रीन वाइन भी अवेलेबल है कि शाम को हेडेक कम करे। एंड ओनली रेन वाटर टू ड्रिंक फॉर रेस्ट ऑफ द डे। अगर उसने सारा का सारा वाइन अभी सुबह को खत्म कर दिया, उसको क्योर करने के लिए ग्रीन वाइन दोपहर को खत्म कर लिया, तो आगे आने वाले दिन के लिए क्या बचेगा? खाली बारिश का पानी। सो दैट इज इट, दैट इज व्हाट इज रिटन, व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप करंट कंजम्पशन को फुल करते हो यूजिंग द एंटायर स्केर्स रिसोर्सेज, तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं कल परसों के लिए। तो फ्यूचर के लिए अगर आपको कुछ चीज चाहिए, कंटिन्यू प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती रहे, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको करंट कंजम्पशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, थोड़ा सेविंग्स करना पड़ेगा। ये वही हो गया कहना कि 1000 रुपए आपको महीने के स्टार्टिंग में मिला है, उसमें से आप सिर्फ 50 या 100 रुपए अभी खर्च करो, थोड़ा 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 करके यूज करो, ताकि पूरा महीना आपको यूज हो सके। तो वैसी चीजें, स्केर्स रिसोर्सेस अभी आपके पास अवेलेबल है, तो उसको थोड़ा 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 करके यूज करो, ताकि फ्यूचर के लिए आप बचा सको थोड़ा एंड इन्वेस्टमेंट हो सके। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रोथ के लिए? इट इज इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसके लिए क्या है? मेन है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, कैपिटल इन्वेस्ट करो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना, सो इट रिक्वायर्स व्हाट? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने के लिए इट रिक्वायर्स पार्ट ऑफ इट्स रिसोर्सेज शुड बी डिवोटेड टू प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। ओके, दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। पार्ट of its resources should be devoted to production of capital goods and R&D. R&D is nothing but रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कोई इनोवेटिव आइडिया के लिए रिसर्च करना,
डेवलपमेंट लाने के लिए क्या चीज चाहिए, कुछ नया रिसर्च करना वो. So R&D. So what does it mean? Part of its resources should be devoted to production of capital goods and R&D. मैंने आपको अभी क्या बोला, आपको मैंने अभी वही चीज बोली कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इनकम बढ़ाना है, तो ये आगे चल के ग्रोथ होगा. अब इन्वेस्टमेंट किस चीज पे? इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स पे. करंट कंजम्पशन को कम करके आपको कैपिटल गुड्स पे ज्यादा नहीं, पार्ट रिसोर्सेज का कुछ पार्ट कैपिटल गुड्स को प्रोडक्शन में दे दो, कुछ पार्ट कंज्यूमर. पूरा का पूरा कंज्यूमर में मत दो. यहाँ पे जो मैंने इफ ऑल यूज लिखा है वो इफ ऑल यूज इन प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स की बात चल रही है. अगर पूरा मैं कंज्यूमर गुड्स पे खाली फोकस करती हूँ मेरा ग्रोथ ही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स कुछ बन ही नहीं रहे हैं. क्यों? अभी देखो 3 अवन जो है, 3 अवन अगर 3 ही अवन है, मार्केट में भी कुछ कैपिटल गुड्स आगे बना ही नहीं है, अवन और ज्यादा बने ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं खरीद ही नहीं पाऊंगी और आगे बढ़ा ही नहीं पाऊंगी. तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होना भी जरूरी है. एंड न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी थोड़ा रिसोर्सेज डालना जरूरी है. सो ये सब क्या लाएगा? अगर हम कैपिटल गुड्स में डिवोट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो क्या लाएगा? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लाएगा. पहले अगर आप देखो इंडिया बहुत बैकवर्ड कंट्री था, एग्रीकल्चरल बेस्ड था. जैसे जैसे न्यू टेक्निक्स आई वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती गई. सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एंड कैपिटल गुड्स पे खर्चा करो ताकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो विच एनेबल सोसाइटी टू प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड्स इन फ्यूचर एंड एंश्योर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. वही बात यहाँ पे जो नहीं हो पा रहा था वो सारी चीजें होंगी. दिस इम्प्लाइज व्हाट? एन इम्पॉर्टेंट थिंग, सैक्रिफाइस ऑफ सम करंट कंजम्पशन. इम्पॉर्टेंटली अभी आपको पूरा खर्चा नहीं करना है, करंट कंजम्पशन पे सैक्रिफाइस करना है. दिस सैक्रिफाइस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ ग्रोथ. I'll just write down this point. Sacrifice at current consumption. This sacrifice is okay. Sacrifice for what? For future consumption is for consumption called cost of growth. अच्छा, कॉस्ट ऑफ ग्रोथ क्यों? आप कोई चीज अगर लेने जा रहे हैं तो आप उसका कॉस्ट पे करते हैं. मैं अगर चॉकलेट लेने जा रही हूँ तो चॉकलेट के लिए मैं 10 रुपए, 15, 20, 25 जो भी मैं दे रही हूँ, 25 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ दैट चॉकलेट. ठीक है, 25 रुपीज मैं खुद के दे रही हूँ, राइट? आई एम पेइंग 25 रुपीज. सो मेरे इनकम से 25 रुपीज कम हो जाएगा. वही चीज है जो चीज हम सैक्रिफाइस करंट कंजम्पशन में कर रहे हैं. सो करंट में जितना हम कम कर रहे हैं, जो सैक्रिफाइस हम कर रहे हैं, वो सैक्रिफाइस ही ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है और वही उसका कॉस्ट है. मतलब हमें सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा तो ही जाके कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट होगा, तो ही जाके ग्रोथ होगा. सो सैक्रिफाइस जो हम कर रहे हैं, हम जो दे रहे हैं ग्रोथ के लिए, वो क्या दे रहे हैं? हम करंट कंजम्पशन को थोड़ा कम कर रहे हैं, वो कॉस्ट है ग्रोथ के लिए. सो ये पॉइंट भी हो गया है. आगे बढ़ते हैं. सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब हाउ मच सैक्रिफाइस ही नीड टू मेक टुडे. कितना हम सेव करें रिसोर्सेस को, कितना हम यूटिलाइज करें, यानी कितना कैपिटल में डालें, कितना कंजम्पशन गुड्स में डालें, ताकि फ्यूचर में प्रोग्रेस आ सके. इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक India, present consumption in less developed countries,
present consumption need to go down. Okay. In less developed countries, अच्छा मैंने वही बोला कि करंट कंजम्पशन को घटा दो ताकि आप फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस कर सको, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सको. जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, पहले समझ लो ये क्या है. लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं ना, वो क्यों लेस डेवलप्ड बोले जाते हैं, उनमें क्यों इतना डेवलपमेंट आ ही नहीं पाता. क्यों नहीं आ पाता? पहली चीज तो उधर जो करंट कंजम्पशन है इज लो. ऑलरेडी करंट कंजम्पशन के लिए ही रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. जितना आज खर्चा करना है, कि जितना आज के लिए मुझे चाहिए, उसके लिए ही मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल का क्या सोचूं. सो करंट कंजम्पशन इज लो. So how can he sacrifice? या sacrifice is hard hitting, वो वर्ड यूज किया गया है बुक में. So sacrifice ही नहीं कर पाएगा. So sacrifice not possible. अगर sacrifice is not possible, then what will happen? Growth cannot happen. Correct? Not possible. But we also require economic growth. राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज को इस टाइम पे क्या करना चाहिए. अगर उनका करंट कंजम्पशन लो है तो सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं आ सकता, तो दूसरे और कौन सी चीजें हैं वो कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में समझते हैं. सो ये सारी चीजें हम लोग ने इकोनॉमिक्स में 4 क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस जो है वो हम लोग ने कवर कर लिए हैं. आगे बढ़ते हैं. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हम लोग ने प्रॉब्लम समझा. माइक्रो में जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, डिमांड के थ्रू मैंने व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे. तो डिमांड तो इंडिविजुअल कंज्यूमर हम लोग समझते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर समझते हैं माइक्रो में. फर्स्ट टॉपिक वही है. देन प्रोड्यूसर का बिहेवियर समझते हैं, कौन से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं, वो समझते हैं. और वो दोनों जब मिलाते हैं हम, यानी मैंने कुछ ऐसे डायग्राम आपको बताया था, डिमांड एंड सप्लाई जब हम मिलाते हैं तो हमें प्राइस पता चलता है, हमें क्वांटिटी पता चलता है. ये सिर्फ आप रफली समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी. तो वही आपको डिटरमाइन करता है कितना क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करेंगे, कितने रुपए के लिए एक यूनिट को आप सेल करेंगे. तो वो फर्स्ट क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन है. दिस इन टर्न वापस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बताएगा, क्या कितना होना चाहिए. फिर माइक्रो में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन जो था हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, वो वाला क्वेश्चन भी हम माइक्रो में समझते हैं. तो how to produce technique or how price of factors should be determined, wages, rent, interest, profit, वो भी हम माइक्रो में समझते हैं. तो माइक्रो में डिटरमाइन इनकम ऑफ वेरियस इंडिविजुअल भी समझते हैं, यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी समझते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होना चाहिए. आइसोकॉन्ट एंड आइसोकॉस्ट के बेसिस पे हम थोड़ा बहुत समझते हैं ये. तो ये चीज आ जाती है जब हम माइक्रो में ये टॉपिक्स आगे करेंगे. इट इज मनी इनकम ऑफ वेरियस पीपल दैट डिटरमाइन हु गेट व्हाट. ये हमने पहले देख लिया है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी cost. Choice and opportunity cost. Till now in this chapter we understood that there are scarce resources and wants are unlimited. Accordingly we need to make choice so that maximum satisfaction of human wants are achieved. ठीक है, ये सारी चीजें हमने अब तक देखी है. चॉइस करना चाहिए. देन हमने बेसिक क्वेश्चन समझे. 4 बेसिक क्वेश्चन कौन से हैं. Therefore, society has to make a choice about what goods and services and in what quantities should be produced. Consider करो कि आपके पास
500 रुपीज है, ठीक है। उस 500, दिस इज द वेरी एग्जाम्पल गिवन इन द टेक्स्ट बुक, आपके पास 500 रुपीज है। उस 500 रुपीज से आइदर you can go for a movie with your friends, wow, and or rather you can buy economics books, 1 or 2 or 3, any number. So either you can go for a movie or you can buy books. Obviously you can't do both because दोनों के रेट हाई है। You're paying movie के लिए, you're going with 3 or 4 friends, you're paying for all of them. It's on you. And economics book आप खुद के लिए buy करो। Either you can do this or this. अगर if you decide to go for a movie and skip out economics books, I will not buy books, I will go for a movie. ठीक है? So the opportunity cost is the next best alternative that you give up. So for watching a movie, the next best alternative was buying economics books. I just write down over here with black pen. Opportunity cost is the next best alternative that is given up. I'm just using simple words ताकि आपको दिमाग में रहे। मूवी देखने अगर आप जा रहे हो तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था कि आप इकोनॉमिक्स बुक खरीदे, आपने वो छोड़ दिया। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वॉचिंग मूवी इज नथिंग बट इकोनॉमिक्स बुक, गिविंग अप द इकोनॉमिक्स। अगर आप डिसाइड करते इकोनॉमिक्स बुक खरीदने का, सो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बुक? ऑल्टरनेटिव क्या था कि आप मूवी देखने जाए। तो कॉस्ट ऑफ बाइंग द इकोनॉमिक्स बुक इज नॉट जस्ट द 500 रुपीज दैट यू आर पेइंग, बट सी कॉस्ट इज डिफरेंट। कॉस्ट हम प्राइस की बात करते हैं, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जब बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू बाय इकोनॉमिक्स बुक, देन यू आर गिविंग अप मूवी विद योर फ्रेंड्स। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग इकोनॉमिक्स बुक्स इज व्हाट यू आर गिविंग अप द मूवी। सो दोनों का समझ लो कि मूवी देखने जा रहे हो तो इकोनॉमिक्स बुक खरीद नहीं पाओगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मूवी का कितना है, इकोनॉमिक्स बुक। कोई भी चीज आप ले सकते हो। अगर मैं मूवी अगर मैं साइकोलॉजी ज्यादा पढ़ रही हूँ इकोनॉमिक्स की जगह पे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लर्निंग या ऑफ studying psychology is studying economics. Whereas अगर मैं economics learn करती हूँ, economics read करती हूँ या economics study करती हूँ, psychology नहीं कर रही, तो opportunity cost of studying economics is giving up the study of psychology. तो क्या आप दूसरा best alternative give up कर देते हो, is the opportunity cost of that thing. वही चीज यहाँ पे explain की गई है। Opportunity cost of anything is the next best alternative that is given up for it. So वो एक चीज है। Therefore, in the view of scarcity of resources, money income, जो हमारे एग्जाम्पल में हमने लिया था 1000 रुपीज का मनी इनकम या जितना भी लिया है, 500 का यहाँ पे लिया है 500. So we cannot have everything we want. दोनों चीजें आप नहीं कर सकते, मूवी एंड इकोनॉमिक्स बुक्स नहीं हो सकता, राइट? If we have one thing more, अगर आप चारों के चारों दोस्तों का मूवी पे खर्चा कर रहे हो, टिकट बाय कर रहे हो, तो अदर थिंग यू नीड टू रिड्यूस। हो सकता है आप एक बुक खरीद पाओ, यहाँ पे आपको 4 जन का मूवी टिकट खरीद रहे हो तो आपको 400 रुपए खर्च करने पड़े, बाकी 100 रुपए का आप बुक्स खरीद रहे हो, राइट? तो ये सिर्फ एक बुक खरीद रहे हो 100 रुपए का, यहाँ पे 4 जन का मूवी टिकट खरीद रहे हो, एक बुक खरीद रहे हो 500 रुपए में। If you want to increase this, आपके और फ्रेंड्स आ गए, they are best friends, obviously you want to pay for them also. तो 5 जन हो गए, जब 5 जन हो गए तो 500 रुपए पूरे खर्चे हो जाएंगे, you need to reduce on this. So if you want to increase if you want to spend resources on one thing more, you need to forgo
the other thing. You need to sacrifice the other thing, or you need to reduce the consumption of the other thing. तभी जाके इधर का पैसा इधर आएगा. क्यों? क्योंकि resources limited हैं. In economics, the opportunity cost of a good or service is the value of next best alternative good or service that is given up for it. अगर मैं अभी feed production कर रही हूँ मेरे land पे, next best alternative क्या था? Rice production. Simple लेते. Wheat नहीं हो पा रहा है, wheat में कर रही हूँ तो rice give up कर रही हूँ, rice नहीं production कर रही हूँ rice का. तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? राइस प्रोडक्शन. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ राइस. सो वही चीज है इकोनॉमिक्स में. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है गुड्स एंड सर्विस का, वो वैल्यू है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का जो हम गिव अप कर देते हैं. इन मेकिंग डिसीजंस वन मस्ट कंसिडर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आप सिर्फ ऐसे देखो कि मैं मूवी देखने जा रही हूँ तो मेरा ठीक है ना, मैं 500 रुपए खर्चा कर रही हूँ, ठीक है. नहीं, आप ये भी देखो कि आपका दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. आप इकोनॉमिक्स के बुक गिव अप कर रहे हो, which is a very important thing. अगर आप इकोनॉमिक्स के बुक बाय कर रहे हो और ऑल्टरनेटिव मूवी है, you can give up movie. So you need to look at the opportunity cost, which is important while making decision. In this part, there is an important topic that is taken up, which is production possibility curve. Now, एक चीज बता देती हूँ कि नाम सुन के अगर आपको बहुत ऐसे लग रहा है बहुत डिफिकल्ट होगा, डोंट वरी, इट इज वेरी 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 इजी. और मैं उसको आपके सामने इतना इजीली रख दूंगी दैट आई गेस आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा. सो द नेम इज प्रोडक्शन possibility curve, PPC शॉर्ट फॉर्म है, या इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं. PPF. Production possibility is same, so I've just written a PP dash. Frontier भी कहते हैं या कर्व भी कहते हैं. वो क्या है? That is a graphical tool to show the issue of choice when resources are scarce. I'll just write down. It is the graphical tool to show the issue of choice when resources are scarce. Or in other words, this is the graphical tool. This graphical tool, resources are scarce. Production possibility frontier इसको कहते हैं. So वो graphically आपको बताता है choice किसके बीच में कितना होना चाहिए, कितना possible आपका different possible alternatives हैं या possible combinations हैं आप खरीद सकते हो given your resources. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में बताया, अगर आप 4 दोस्तों का टिकट खरीद रहे हो तो आप सिर्फ एक बुक खरीद पाओगे. So this is your first combination, 4 tickets and 1 book. Whereas अगर आप 5 जन पे कर रहे हो, 5 टिकट्स खरीद रहे हो तो आप कोई भी बुक नहीं खरीद पाओगे. So 5 and 0 is your other combination. So वो different combinations बताता है जिसमें आप scarce resources utilize कर सकते हो. This graphical tool is called production possibility curve or production possibility frontier. आगे मैं PPF या PPC यूज करूंगी. So PPF represents graphically alternative production possibility facing an economy. Same thing, मैंने आपको वही चीज बोली, बुक्स में वही sentences repeated है. So it means the same, alternative combinations बता सकता है. Represents what economists call the opportunity cost. If you are taking one more ticket, एक ज्यादा टिकट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि एक बुक आपका कम हो गया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो प्लॉट करके बताता है. मैं जब आपको ग्राफ बताऊंगी आपको उसमें अच्छे से समझेगा.
in deciding what amounts of various goods are to be produced, society would in fact be deciding about the allocation of resources among different possible goods. अगर स्कैर्स रिसोर्सेज कहाँ पे यूटिलाइज करना है तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वो देखेंगे, कितना क्या कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है, उस बेसिस पे वो रिसोर्सेज यूटिलाइज करेंगे. हाउ मच कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल शुड गो इनटू रेजिंग व्हीट on farms and how much should be employed for manufacturing cloth. So exactly हम PPF में क्या समझते कि मेरा resources किस में जाना चाहिए. So दो चीजें हैं जो यहाँ पे ली गई हैं. Cloth on x-axis, you can take either way also, and wheat on y-axis. वो different combinations बताता है कि कौन सा हम खरीद पाएंगे. कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. मेरे रिसोर्सेस किधर कितना यूटिलाइज, मेरे रिसोर्सेस अगर मैं यूटिलाइज कर रही हूँ तो कौन सा कॉम्बिनेशन मुझे बन के मिलेगा. 1000 रुपीज में खर्चा कर रही हूँ तो मेरा क्लॉथ कितना मिलेगा एंड वेट कितना मिलेगा. तो वो कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है. तो सोसाइटी डिसाइड्स हाउ मच कैपिटल एंड लेबर शुड गो इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड हाउ मच शुड गो इन क्लॉथ. तो वो कितने क्वांटिटीज का वेट एंड कितने क्वांटिटीज का क्लॉथ हमें मिलेगा. और हाउ मेनी फैक्ट्रीज should be produced, how many factories should produce arms and how much should produce consumer goods. वही वो पहले वाला जो डिफेंस, वॉर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स वाला एग्जांपल है. तो कितना हम लोग को यूटिलाइज करना चाहिए. टू मेक इट सिंपल, सो दीज आर ऑल assumptions for PPC. To make it simple, we assume two goods, wheat and cloth, to be produced, assuming production of the other good and the services remain constant. बाकी सारी चीजों का प्रोडक्शन कांस्टेंट है. Why? क्योंकि वो फिर अफेक्ट करेंगे यहाँ पे. So it is better हम उनको सिंपल रखें अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो उनको कांस्टेंट रखा है. सेकंड है given amount of resources fixed in quantity yet can be shifted from production of one good to another. तो हमारे पास जो 500 रुपए वाला एग्जाम्पल था, मैं 100 रुपए इधर खर्चा कर सकती हूँ या इधर का टिकट से बुक्स में खर्चा कर सकती हूँ. तो वैसे ही रिसोर्सेज जो है रियल लाइफ में, इकोनॉमिक्स में, वो रियल लाइफ में जो रिसोर्सेज है उनको मैं एक चीज बनाने से दूसरी चीज में ला सकती हूँ. जैसे लेबर है, लेबर का एग्जांपल ले लेते हैं. लेबर अगर व्हीट प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तो मैं उनको उठा के शिफ्ट करके क्लॉथ प्रोडक्शन के लिए डाल सकती हूँ. तो रिसोर्सेज कैन बी शिफ्टेड, वो एक अजम्पशन है. जो फोर्थ पॉइंट है वो है रिसोर्सेज आर यूज्ड फुल्ली एंड एफिशिएंटली. रिसोर्सेज आर नाइदर अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड. Resources are neither unemployed और underemployed. दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. ठीक है. अनएम्प्लॉयड मतलब आप जॉब नहीं है जिसको, वो यानी जो बेरोजगार है वो. तो अनएम्प्लॉयड है मतलब हम बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज जितने भी लेबर अवेलेबल है मार्केट में वो सारे लेबर्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं. फुल एम्प्लॉयमेंट है. यहाँ पे कहीं पे भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब आप एक आदमी को या अगर आप एक पर्सन को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उसको एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं. वो लेबर अगर आप उसको पे कर रहे हो, वो ऐसे ही सो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, वो नहीं. आप उसका प्रोडक्टिव यूज कर रहे हो, एफिशिएंटली यूज कर रहे हो. अंडर एम्प्लॉय नहीं कर रहे कि अगर वो दिन में 3 क्लॉथ बना सकता है, 3 ड्रेसेस बना सकता है तो वो 3 ही बना रहा है, सिर्फ एक नहीं बना रहा. अंडर एम्प्लॉयड नहीं है. तो अनएम्प्लॉयड का मीनिंग बेरोजगार होना और अंडर एम्प्लॉयड का मीनिंग है कि आप अपने कैपेसिटी से कम प्रोड्यूस कर रहे हो. सो रिसोर्सेज फुल एम्प्लॉयड होने चाहिए, फुल्ली एम्प्लॉयड एंड एफिशिएंट होने चाहिए. दूसरा पॉइंट है देयर इज नो चेंज इन. दूसरा अजम्पशन जो है, फोर्थ अजम्पशन, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी
प्रोग्रेस कुछ नहीं हो रही है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, पीपीएफ जो हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, रिसोर्सेस कहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे, वो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं। हम अभी डिसाइड कर रहे हैं कि क्या कौन सा कॉम्बिनेशन हम डिसाइड करेंगे। तो वहां पे टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात ही नहीं हो रही है, हम लॉन्गर पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो उसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये सारी चीजें जितना भी आप अजम्पशंस हैं, वो सारे अजम्पशंस को आप अगर देखो तो वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं अभी के लिए। लॉन्गर पीरियड की बात, लॉन्ग पीरियड में तो हम कैपिटल भी चेंज कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज भी बढ़ा सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी भी प्रोग्रेस करते हैं। हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं, जहां पे हम शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं जहां पे ये सारी चीजें चेंज नहीं हो रही है, गिवन है अभी के लिए बात करो। सो वही चीज है, लॉन्गर पीरियड के लिए बात नहीं हो रही है। प्रोग्रेस रूल आउट इज अनरियलिस्टिक, क्योंकि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस होगा ही होगा, रिसोर्सेज चेंज होंगे ही होंगे। तो लॉन्ग टर्म में नहीं, हम शॉर्ट पीरियड में या एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। सो हम शेड्यूल देखते हैं। इसका शेड्यूल क्या है, शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल होता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हम लोग नंबर्स के थ्रू प्लॉट करते हैं ना, कितना क्या नंबर, रो टेबल जो हम बनाते हैं उसको शेड्यूल बोलते हैं। तो पीपीएफ का शेड्यूल जो है, जो बुक में दिया गया है, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, यहाँ पे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लिखेंगे, सेकंड कॉलम आएगा क्लॉथ, जो कि इन 1000 मीटर्स होगा, दैट इज 1000 मीटर फॉर 1000 मीटर। एंड यहाँ पे बीट होगा, दैट इज बीट होगा, दैट इज इन 1000 क्विंटल्स। समझ लीजिए क्विंटल्स जो होता है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी होता है। सो 1000 क्विंटल्स की बात हुई है यहाँ पे। तो हम प्रोडक्शन जो देख रहे हैं, ए कॉम्बिनेशन जो है, ए बी सी डी ई एफ, ये एफ कॉम्बिनेशन, ये 6 कॉम्बिनेशंस हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में 0 क्लॉथ, 1 2 3 4 एंड 5। एंड वीट का है 15 14 12 9 5 एंड 0। हम पहले ए और एफ देख लेते हैं। ए कॉम्बिनेशन जो है वो क्या हो रहा है, आपका 0 मीटर ऑफ क्लॉथ बनेगा, मतलब कुछ भी क्लॉथ आप नहीं बना रहे हो, और 15,000 क्विंटल्स आप बना रहे हो, ठीक है, वीट के। तो नो क्लॉथ, एंटायर रिसोर्सेज जो यूज हो रहे हैं वो सिर्फ वीट प्रोडक्शन के लिए हो रहे हैं, ओनली वीट प्रोडक्शन, जो ए कॉम्बिनेशन है। ए कॉम्बिनेशन खाली पूरा रिसोर्सेज वीट प्रोडक्शन पे जा रहा है। आपके एग्जांपल में खाली पूरा रिसोर्सेज मूवी टिकट्स पे जा रहा है, जो 5 जन के आप खरीद रहे हो, बुक्स के लिए बच रहा ही नहीं है। फिर एफ जो है, एफ अगर आप देखो 5 मीटर क्लॉथ बन रहा है, 5000 मीटर इन 1000 मीटर्स है, सो 5000 मीटर क्लॉथ बन रहा है, वेराज वीट प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है। सो ये एंटायर रिसोर्सेज जो है वो ओनली क्लॉथ प्रोडक्शन पे जा रहे हैं, जो लास्ट वाला है। सारे रिसोर्सेज 5000 मीटर ऑफ क्लॉथ प्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं। आपके एग्जांपल में सारे 500 रुपए आप सिर्फ इकोनॉमिक्स के बुक खरीदने में खर्च कर रहे हो, 5 बुक्स आपको मिल रही है, मूवी आप नहीं देख रहे हो। सो वो 2 कॉम्बिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं बी कॉम्बिनेशन पे। जब ए से बी कॉम्बिनेशन पे मैं जाती हूँ, तो अगर आप देखोगे क्लॉथ का प्रोडक्शन मैंने बढ़ा दिया है, करेक्ट, 0 था, अब मैं 1000, ये समझ लीजिए इन थाउजेंड्स है, 1000 मीटर है। सो अगर मैं 1000 मीटर क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ कम करना पड़ेगा, राइट, यहाँ पे रिसोर्सेस कम करने पड़ेंगे, तभी जाके यहाँ पे होगा, क्योंकि रिसोर्सेस तो गिवन है, 500 रुपए गिवन है।
आपको अगर यहाँ पे टिकट्स बढ़ाने हैं तो वहां पे बुक कम करना पड़ेगा, बुक पे खर्चा, तो वही चीज है। तो वीट प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो गई है, 15 से 14 हो गया है, ठीक है। देन मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती हूँ, 1 से 2 कर रही हूँ, यहाँ पे 14 से 12 हो गया है, 2 से 3, यहाँ पे 12 से 9, 3 से 4, यहाँ पे 9 से 5। तो जैसे जैसे मैं क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे वीट का प्रोडक्शन कम होते जा रहा है। सो ये क्या बता रहा है, ये जो शेड्यूल है, इसको शेड्यूल बोलते हैं, जो टेबल होता है ना उसे शेड्यूल बोलते हैं। डिमांड शेड्यूल होता है, जैसे डिमांड और प्राइस की कॉलम्स बताते हैं, तो वैसे ही ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का शेड्यूल है। ये क्या बता रहा है, ये आपको वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बता रहा है बिटवीन वीट एंड क्लॉथ। ऑल फॉर द प्रोडक्शन, फर्स्ट ए is all for the production in wheat, 15,000 quintals are produced. All for cloth, F, 5,000 meters of cloth are produced. Both are of two extreme possibilities. ये totally production wheat पे होगा, ये totally production cloth पे होगा. So ये दो extreme possibilities हैं. इनके बीच में combinations होंगे. In between these two in between these other production possibilities are there, B, C, D and E. ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे जैसे मैं A से F तक जा रही हूँ वैसे वैसे क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ रहा है एंड वीट का प्रोडक्शन कम हो रहा है। मेन some of the resources are drawn from wheat production and devoted to the cloth production. यहाँ से थोड़े रिसोर्सेज मैं ले लेती हूँ वीट प्रोडक्शन से, क्लॉथ में डाल रही हूँ, तो ये क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ेगा। We give up some units of wheat in order to have some more units of cloth. Opportunity cost of increasing cloth क्या होगा? Opportunity cost of increasing cloth is nothing but the amount of wheat that you are giving up. समझते हैं पहले इस चीज को, बहुत इजी है, बहुत इजी। मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बना देती हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए। यहाँ पे अगर आप देखो 0 से 1 पे मैं जा रही हूँ, मतलब 1 यूनिट क्लॉथ का बढ़ा रही हूँ, मैं कितने यूनिट्स आप वीट का गिव अप कर रहे हो? 1, दैट इज नथिंग बट 1000 क्विंटल्स आप गिव अप कर रहे हो। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 1000 क्विंटल्स। जब मैं 1 से 2 पे जा रही हूँ, अगेन 1000 मीटर बढ़ा रही हूँ, तो मैं कितना गिव अप कर रही हूँ? 2000 क्विंटल्स। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे अगर आप देखो इस लेवल पे बी कॉम्बिनेशन पे आने के लिए, यानी एक क्लॉथ का 1000 मीटर क्लॉथ का बढ़ाने के लिए इस लेवल पे सिर्फ आपको 1000 क्विंटल वीट गिव अप करना पड़ेगा, ठीक है। उधर से 1000 क्विंटल वीट का रिसोर्सेस उठा के यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर वापस से जब आप एक और 1000 और मीटर बढ़ाना चाहते हो क्लॉथ का, मतलब 2000 मीटर करना चाहते हो, तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, जो कि है 2000 क्विंटल ज्यादा। देन आप जब 2 से 3 पे आते हो तो आपको 12 to 9 मतलब 3 यानी 3000 क्विंटल्स देना पड़ेगा। फिर ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अगर आप देखो पहले आपको सिर्फ 1000 क्विंटल देना पड़ रहा था, 1000 यूनिट ऑफ क्लॉथ में पहले आपको सिर्फ 1000 क्विंटल ऑफ वीट गिव अप करना पड़ रहा था टू प्रोड्यूस 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ मोर। बाद में आपको 2000 देना पड़ा, 2000 क्विंटल्स को गिव अप करना पड़ा टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ, 1000 यूनिट ऑफ क्लॉथ। वापस से 1000 यूनिट ऑफ क्लॉथ के लिए अभी आपको 3000 क्विंटल्स देने पड़े। आपको देख रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आप इधर बढ़ा रहे हो तो इधर गिव अप करो, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये था। तो ये अगर आप 2000 क्विंटल्स ऑफ, इसका मतलब क्या है, अगर आप 2000 मीटर ऑफ क्लॉथ बना रहे हो तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि आपको 2000 क्विंटल्स ऑफ वीट गिव अप करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये होता। अगर आप देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम नहीं है। हर 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। इसका रीजन मैं आपको समझाऊंगी आगे आने वाले पॉइंट के लिए, आगे आने वाले टॉपिक्स में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले टॉपिक में हम ग्राफ को समझेंगे, ग्राफ कैसे बनता है और बाकी चीजें, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों है, कॉनकेव कर्व क्यों है, वो सब समझेंगे। और फिर हम वो भी समझेंगे कि जो ग्राफ है, जो पीपीएफ कर्व है, वो शिफ्ट कब होता है। सो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।